हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस क्लास में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हायर एजुकेशन को लेकर के। पेपर वन में आपकी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना है। आज बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हो इस टॉपिक से, ठीक है। और इस क्लास में जितनी भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे वो सारी चीज़ें टू द पॉइंट होगी और आपके एग्जाम ओरिएंटेड। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा, यदि वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इस प्लेटफॉर्म को दोस्तों के साथ भी रिकमेंड करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है, अगली वीडियो को लाने में। तो यदि हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। अब हायर एजुकेशन को पढ़ने के लिए इसके तीन मेजर पार्ट को हमें जानना जरूरी है। पहला पॉलिसी मेकर, दूसरा रेगुलेटरी बॉडी और तीसरा एक्रीडिटेशन। यदि पॉलिसी मेकर की बात करें तो देखो यार, पॉलिसी बनाने वाले में सबसे महत्वपूर्ण जो थे पिलर, वो था पहला सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1920 में किया गया। दूसरा आपका स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन और तीसरा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1928 में की जाती है। वहीं यदि हम अगर रेगुलेटरी बॉडी की बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी के अंतर्गत आपका जो है अपेक्स बॉडी जो सबसे टॉप पे आती है वो सबसे महत्वपूर्ण है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी स्थापना 1953 में किया गया था। ये हायर एजुकेशन को लेकर के रेगुलेटरी बॉडी है। दूसरा आपका काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और तीसरा आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये जो आपका वो इंजीनियरिंग के लिए है, जो कि 1945 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे हैं, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल डिपार्टमेंट को संभालती है, एनसीटीई टीचर डिपार्टमेंट को संभालती है, सीएसआईआर साइंस डिपार्टमेंट को संभालती है ये। यदि एक्रीडेशन की बात करें, जहाँ पे मान्यता दिया जाता है कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ को, उसमें सबसे टॉप पे आता है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, जो कि टेक्निकल एजुकेशन वालों को ये देता है। और दूसरा आपका आता है नैक, जो कि जनरल है ये, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो भारत में है, जो कि 18 से लेकर के 23 वर्ष के बच्चों की काउंटिंग की जाती है यहाँ पे, वो 28.4% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और यदि स्टेट वाइज देखें तो सबसे टॉप रैंक पे आपका चंडीगढ़ है, जिसकी जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो है 64.8%। फिर पुडुचेरी है, इसका जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो है 61.5%। दिल्ली का है 49% और फिर तमिलनाडु का है 47%, ठीक है। अब यदि हम एजुकेशन की बात करें दोस्तों, तो एजुकेशन जो भारत में दिया गया वो 3 से 4 प्रकार से आप देख सकते हो। पहला तो वैदिक पीरियड में 600 बीसी के आसपास जितने भी, और 600 बीसी के पहले जितने भी शिक्षा दी गई वो वैदिक पीरियड के अंतर्गत आता था, जहाँ पे देशी शिक्षा, घरों में शिक्षा दी जाती थी, मंदिरों में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। फिर बुद्धिस्ट शिक्षा आया आपका, जो कि 600 बीसी से लेकर के 1200 एडी के आसपास। उसका फिर मध्यकालीन भारत में देखते हैं इस्लामिक शिक्षा आता है, और फिर आता है ब्रिटिश पीरियड, जहाँ पे अंग्रेजों द्वारा शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो देखो यार, अगर इसकी बात करें, अगर हम शुरुआत करें यहाँ से, तो एंशियंट भारत में, प्राचीन भारत में दो तरीके से शिक्षा दी जाती थी। पहला आपका फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। यहाँ पे मंदिरों में भी शिक्षा दी जाती थी, घरों में भी दी जाती थी, पाठशालाओं में, टोल्स, चतुष्पदीस और गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। ये सारी शिक्षा इंडिजिनस हुआ करती थी, ठीक है, भारतीय शिक्षा होती थी ये। देयर वर पीपल इन होम विलेजेस एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रन इन एम्बायरिंग प्योर्स ऑफ वे ऑफ लाइफ। जो घरों में शिक्षा लेते थे, मंदिरों में शिक्षा लिया करते थे, गाँव में शिक्षा लिया करते थे, उन्हें जो शिक्षा दी जाती थी वो थी जीवन जीने का तरीका को लेकर के, ठीक है। स्टूडेंट वेंट टू बिहार यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन। और यदि आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो तो आपको इसके लिए बिहार में और यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता था, जो कि हम देखते हैं 600 बीसी के आसपास दिखाई देने लगता है, जब बौद्धिस्ट बिहार हमारे पास आता है, जैसे कि नालंदा हो गया, आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। जब ये सारे विश्वविद्यालय आते हैं, तक्षशिला हो गया, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए तो आपको बिहारों में और यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। टू मेथड ऑफ टीचिंग वर बीइंग प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। और अगर बात करें वैदिक पीरियड की, तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण मेथड था टीचिंग का। पहला आपका था ओरल, मौखिक शिक्षा दी जाती थी आपको, और दूसरा चिंतन यानी कि थिंकिंग, ठीक है। अब यदि हम बात करें मेजर एजुकेशनल सेंटर के बारे में और यूनिवर्सिटीज के बारे में, कि प्राचीन भारत में किस प्रकार की शैक्षणिक केंद्र था और विश्वविद्यालय थे अध्ययन को लेकर के, तो उसमें सबसे टॉप पे आता है तक्षशिला। अगर हम तक्षशिला की बात करें तो ये एक हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए फेमस था, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1980 में घोषित किया गया था। ये पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में आपका पड़ता है, ठीक है।
पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम प्रांत में है आपका ये, ठीक है ना। अब यदि बात करें इसके स्थापना, तो इसके स्थापना तख्त से रूलर के द्वारा किया गया था, गंधार वाले रीजन में है ये वर्तमान में, ठीक है। यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्कॉलर थे उसमें से आपका शामिल है चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार, चरक, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचनाकार, जीवक, और फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था कौटिल्य की सहायता से। उन्होंने भी तक्षशिला में ही अपने अध्ययन किए थे, ठीक है। यह जिस नदी के किनारे बसी हुई है वो है सिंधु नदी। और यहाँ पे आपको अगर एडमिशन लेनी होती थी तो आपकी उम्र कम से कम 16 वर्ष होना कंपलसरी था, और यहाँ पे कोई भी इंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी, ठीक है। गंगा नदी के किनारे ये बसी हुई थी। आगे यदि हम बात करें नालंदा की, स्थापना इसकी जो है वो कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। नालंदा एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, विशेष करके महायान बौद्ध शिक्षा का। इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये बताया जाता है हम सभी को कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण स्कॉलर आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो थे ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग यहाँ पे आए थे अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और दूसरा आपका नागार्जुन थे। ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था सी यू की। और यदि यहाँ पे आपको इंट्रेंस एग्जाम पास करोगे तभी एडमिशन मिलेगा, मतलब कि यहाँ के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती थी। और ये जिस नदी के किनारे बसी हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय, उस नदी का नाम था जांगली, ठीक है। यहाँ के महत्वपूर्ण पुस्तकालय भी थे। पुस्तकालयों के अगर नाम देखें तो धर्मगंज, रत्नागारा, रत्नादोस्ती, ठीक है, और रत्नारंजाला। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2016 में घोषित किया गया था, ठीक है ना। देखो, और वल्लभी जो है आपका वो गुजरात में आता है, और भारत के अगर कहें तो पश्चिम एरिया में आता है। ये एक हीनयान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, और इसके संस्थापक थे मैत्रक वंश के शासक भट्टारक, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? तो भट्टारक थे, जो कि मैत्रक वंश के शासक थे वल्लभी का। अगर हम बात करें इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण चीजें, तो यहाँ पे जो भी एजुकेशन लेने के लिए आता था उसका नौकरी फिक्स हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट व्यवस्था भी थी, ठीक है। यहाँ पे प्लेसमेंट भी दिया जाता था। और यहाँ पे जो विद्यार्थी आए महत्वपूर्ण स्कॉलर, उसमें से आपका ह्वेनसांग और ईत्सिंग शामिल है, जो कि चीनी यात्री थे आपके। आगे हम बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। अगर हम बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो ये आपका जो है वो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है ना। ये आपका आता है उत्तरी मगध वाला एरिया में, या फिर कहे तो ये बिहार के भागलपुर में आता है आपका। और इसके संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, महायान बौद्ध शिक्षा का। विशेष करके कहे तो महायान में एक शाखा होती है वज्रायन शाखा, उसका ये केंद्र था। यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी विशेष करके वो तंत्र मंत्र विद्या भी यहाँ पे दी जाती थी। और ये जिस नदी के किनारे बसा हुआ था उस नदी का नाम है गंगा, ठीक है। तो ये गंगा नदी किनारे बसा हुआ था। आगे बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे बताया था कि इन विक्रमशिलाज 108 स्कॉलर्स वर अपॉइंटेड एज द इंचार्ज एंड आचार्य ऑफ द वेरियस टेम्पल्स। देखो यहाँ पे 108 स्कॉलर को नियुक्त किया गया था, ठीक है, इंचार्ज और आचार्य के रूप में, ताकि विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से वो एजुकेशन दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ यह बताई जाती है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी इन 1203 AD। और अंततः विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कहानी को ख़त्म करते हैं, उनका नाम है बख्तियार खिलजी, 1203 AD में। अब हम बात करते हैं मिथिला के बारे में। तो उपनिषद एज में देखा गया मिथिला के बारे में कि मिथिला जो था वो ब्राह्मणिकल सिस्टम पर आधारित एजुकेशन था यहाँ पे, जहाँ पे न्यायशास्त्र और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ बताया गया कि फ्रॉम 12th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी मिथिला हैड बीन एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चर। 12वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच जो मिथिला था एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था शिक्षा का, ठीक है। यहाँ पे जो आपको शिक्षा दी जाती थी वो साहित्यिक शिक्षा थी, फाइन आर्ट्स की शिक्षा थी, साइंटिफिक सब्जेक्ट की भी शिक्षा दी जाती थी, साथ ही साथ आपको न्याय शास्त्र का भी शिक्षा दिया जाता था और तर्क शास्त्र का भी शिक्षा को दिया जाता था, ठीक है। गंगेश उपाध्याय फाउंडेड अ स्कूल ऑफ न्यू लॉजिकल यानी कि नव न्याय, ठीक है। इवन अप टू द पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर अकबर इट कंटिन्यू टू फ्लरिश एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन। यहाँ तक कि मुगल एम्पायर में भी अकबर के समय में भी इसको फ्लरिश किया गया था, इसको अच्छे तरीके से पुनर्स्थापित करके कंटिन्यू किया गया था। अगला आपका है ओदंतीपुरी। यदि हम ओदंतीपुरी की बात करें तो ओदंतीपुरी कुड नॉट अटेन दैट द लेवल ऑफ फेम
एंड रिप्यूट विच एदर नालंदा और विक्रमशिला हैड अकॉम्प्लिश। देखो यार, अब बोल रहा है औदंतीपुरा उतना ज़्यादा फेमस नहीं था जितना कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। ठीक है, स्टिल फिर भी अगर देखा जाए नियरली 1000 monks एंड स्टूडेंट रिसाइड एंड रिसीव्ड एजुकेशन। फिर भी हजारों विद्यार्थी यहाँ पे आकर के अपना अध्ययन किए और ज्ञान को ग्रहण किए, शिक्षा को ग्रहण किए। दिस वॉज एस्टैब्लिश बाय धर्मपाल और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, 8वीं शताब्दी में। और ये उदंतीपुर आपका मगध वाला एरिया में है आपका। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट तिब्बतन रिकॉर्ड्स देयर वर अबाउट 12,000 स्टूडेंट स्टडिंग एट दिस यूनिवर्सिटी। एक आपका तिब्बतियन रिकॉर्ड्स हमारे पास साक्ष्य मिलती है जहाँ से बताया था कि 12,000 विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययन किए थे इस विश्वविद्यालय में। अगला आता है सोमपुरा। सोमपुरा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना भी धर्मपाल के द्वारा की जाती है, जो कि पाल वंश के शासक है आपका धर्मपाल, उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 8वीं शताब्दी में। ठीक है, कहाँ पे सोमपुरा है तो बंगाल वाला रीजन में आपका पड़ता है सोमपुरा। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1985 में घोषित किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करें इसके बारे में तो इट वाज अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। यहाँ पे जो अध्ययन का जो केंद्र था मुख्यतः वो बुद्ध का था, जैनियों का था और हिंदुइज्म का था। 3 प्रकार के यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। ऑर्नामेंटल टेराकोटा ऑन इट्स आउटर वॉल डिपिक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस 3 ट्रेडिशन। ठीक है, अगला आपका नदिया। अगर नादिया की बात करें तो नादिया वाज फॉर्मली कॉल्ड नवाद्वीप। नादिया को नवाद्वीप के नाम से भी हम सब जानते हैं। ठीक है, इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड जालंगी रिवर इन बंगाल। ये किन किन नदियों के किनारे बसा हुआ था तो आपका गंगा और जालंगी नदी जो बंगाल में बहती है उन्हीं के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, और तक्षशिला कहाँ पे बसी हुई थी तो तक्षशिला जो थी आपका वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। नालंदा जो है आपका वो जांगरी नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, आगे यदि हम बात करें यहाँ पे क्या लिखा गया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ नादिया ग्रेव स्टिल मोर एज ए रिजल्ट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला एंड इट बिगेन टू बी रिगार्डेड एज एन इमिनेंट सेंटर ऑफ द हिंदू सेंटर एंड एजुकेशन। जैसे जैसे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा था, उसी समय नादिया एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। एजुकेशन इन नादिया यूनिवर्सिटी was imparted as a 3 center namely नवाद्वीप, शांतिपुर एंड गोपालपुरा। इसके अंतर्गत जो आते थे महत्वपूर्ण केंद्र वो कौन कौन से थे आपका तो इसमें आपका आता था नवाद्वीप, शांतिपुरा और गोपालपुरा आता था। समटाइम स्टूडेंट स्टडी हियर फॉर 20 ईयर्स। कई बार ऐसा देखा गया कि 20-20 वर्षों तक यहाँ पे बच्चे आकर के अध्ययन किया करते थे। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया। भारत की आज़ादी से पूर्व भारत में ब्रिटिश काल में जो शिक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जो पॉलिसियाँ लाएंगी उसके ऊपर अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछी जाती है। तो अगर बात करें शुरुआती दौर में सबसे पहले चार्टर एक्ट आया था 1813 ईस्वी में। 1813 का चार्टर एक्ट आया था। इसके फिर आपका आया था 1835 का मैकाले मिनट। मैकाले मिनट्स अंग्रेजी से लागू करने का पूर्ण श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो थ्योरी है आपको मैकाले मिनट्स के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वुड का डिस्पैच 1854 में। ठीक है, उसको फिर आपका आता है 1882 में एक 1882 में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं हंटर का मिशन, है ना, या फिर कहे तो हंटर एजुकेशन आयोग भी कहते हैं आपका। फिर आपका आता है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में। 1902 में जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आता है उसे हम लोग रैले आयोग भी कहते हैं। और इसी कमीशन के आधार पे एक कानून पास किया जाता है जिसका नाम है आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के बाद आपका आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। फिर आपका आता है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन 1913 में। फिर 1917 में आपका आता है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, सैडलर आयोग आता है 1917 में, है ना। और ये जो आपका गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन जो आपका आता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण था सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को लेकर के। फिर आपका आता है 1929 ईस्वी में। सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे एक एक करके डिटेल्स में। ठीक है, 1929 में आपका आता है हार्टोग कमेटी। ठीक है, उसके फिर आपका आता है 1934 में सप्रू कमेटी। 1934 में सप्रू कमेटी आता है। फिर आपका आता है 1936 में आपका
जिसका नाम है द एबॉट वुड रिपोर्ट। ठीक है, और इससे हम लोग वर्धा भी बोलते हैं क्योंकि इसके बाद जो नई आती है अगले वर्ष वो वर्धा कमीशन ही होती है। ठीक है, तो एबॉट वुड रिपोर्ट के बाद आपका फिर आता है वर्धा स्कीम एजुकेशन के लिए, और अंत फिर आपका आता है अंततः सार्जेंट कमेटी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी आपका सार्जेंट कमेटी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें चार्टर्ड एक्ट के बारे में, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये फर्स्ट लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन ऑफ थी आपका राइट ऑफ एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को अधिकार को लेकर के ये पहला कदम था आपका। ठीक है, missionary of any European country will have full freedom to visit India to propagate Christianity and to expand education there। 1813 के अधिनियम के तहत ही भारत में पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया था यूरोपियन को आने के लिए, यूरोपियन मिशनरीज को आने के लिए, और यहाँ पे क्रिश्चियनता यानी फिर क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा देने के लिए और अपनी शिक्षा का केंद्र स्थापित करके अपने क्रिश्चियनिटी को विकास करने के लिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण थी कि क्रिश्चियनिटी का जो प्रोपेगेंडा का शुरुआत होता है वो आपका कहाँ से शुरू होता है, तो 1813 के चार्टर एक्ट से शुरू होता है। इसी एक्ट में 1 लाख रुपया एजुकेशन को लेकर के अलोकेट किया गया था, लेकिन कहे तो लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, द रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर एंड द इंकरेजमेंट ऑफ द लर्निंग नेटिव्स ऑफ इंडिया एंड फॉर द इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ द साइंस अमंग द इनोवेटिंग ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। भारत के अंतर्गत जितने भी ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे उनमें ये लागू करना था, लेकिन बेसिकली होता है पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है, डिबेट हो जाता है उसी समय ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिक को लेकर के कि प्राच्यवादी शिक्षा दिया जाए यहाँ पे या फिर आंग्ल शिक्षा दिया जाए, आंग्ल यानी कि अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, तो ओरिएंटलिस्ट क्या होता है और क्या होता है एंग्लिस्टिक, तो इसकी अगर बात करें तो देखो यार, पीपल हु वांटेड टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया थ्रू द मीडियम ऑफ क्लासिक लैंग्वेज सच एज संस्कृत, पर्शियन एंड अरेबिक। ओरिएंटलिस्ट हम उसे कहते हैं, प्राच्यवादी शिक्षा हम उसे कहते हैं जहाँ पे देशज भाषा में आपको शिक्षा देने की बात की जाती है, यानी कि संस्कृत भाषा में शिक्षा दो, पर्शियन में दो क्योंकि इन सब में हम लोग बहुत ज़्यादा फेमस थे उस समय। ठीक है, या फिर अरेबिक शिक्षा दिया जाए। एंग्लिस्टिक में क्या था आपका, तो पीपल हु वांटेड टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, जो पश्चिमी शिक्षा को भारत में बढ़ावा देना चाहते थे, हम उसे एंग्लिस्टिक्स कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश को बढ़ावा देना। ठीक है, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं मौकलीज मिनट्स के बारे में, जो कि 1835 में आपका आता है। मैकाले वाज द लॉ मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल का एक लॉ मेंबर था ये। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, चेयरमैन भी था इसका। आगे बात करते हैं हिज ऑब्जर्वेशन, इनका क्या मानना था, इनका दृष्टिकोण क्या था एजुकेशन को लेकर के। तो पहली बात कि इंग्लिश इज द की टू मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भाषा के लिए इंग्लिश एक महत्वपूर्ण की है। इन्होंने फिर बताया कि इंग्लिश इज इमिनेंट अमंग वेस्टर्न लैंग्वेज, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा पश्चिमी भाषाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा है आपका, जो कि आपको सीखना चाहिए। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ रूलिंग क्लास, ठीक है, जो बड़े बड़े क्लास हैं उन सभी के लिए, जो बड़े वर्ग हैं उनके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंग्लिश विल हेल्प टू ब्रिंग रिनेसेंस, पुनर्जागरण में भी इंग्लिश आपको मदद करेगी। और नेटिव्स एगर ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, इम्पोर्टेंट टू एजुकेशन ऑफ हायर क्लासेस एंड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, उच्च क्लासेस को शिक्षा देने की बात किया गया, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की भी यहाँ पे बात की गई थी। उच्च क्लासेस का मतलब है जो बड़े बड़े वर्ग के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, संपत्ति है, ज्ञान बुद्धि है, आप उसको एजुकेशन दो, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से वो एजुकेशन नीचे तबके के लोगों के पास पहुंच जाएगा, ये इसका कहना था। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या कहता है हमें, तो ये बताता है इम्पोर्टेंट टू एजुकेशन ऑफ हायर क्लासेस में ही कि देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है एजुकेशन देने की पूरे भारतीयों को, संपूर्ण भारतीय लोगों को एजुकेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर एजुकेशन या एजुकेटिंग द मास बट द एजुकेटिंग द अपर क्लासेस, लेकिन भले ही पूरी संपूर्ण भारतीयों को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप केवल अपर क्लास वाले जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं उनको शिक्षा आप दो। इट विल बी फिल्टर, और फिर उसे छाननी के जैसे छाना जाएगा, और धीरे धीरे वो अपने ही लोअर क्लासेस जो पीपल होंगे उसके पास आकर के पहुंच जाएगा, जिसके बाद थोड़ा बहुत उन्हें भी ज्ञान हो जाएगा शिक्षा को लेकर के। As it is the human tendency that the more common folk always try to imitate the people of higher status,
The British adopt this theory because the British ruler needed various types of employees to run the business and government. ये ब्रिटिश को इसलिए जरूरत था डॉर्मन फिल्ट्रेशन थ्योरी की, क्योंकि उस समय, या फिर कहे कि उस समय शिक्षा की जरूरत उन लोगों को इसलिए था क्योंकि उस समय उसे एम्प्लॉय की जरूरत थी, जो कि उनके भाषा में क्या करे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाने में हेल्प करे, उनके बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प करे और उनके सरकार का एक हिस्सा बन सके। ठीक है, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड फॉर एडुकेटिंग मासेस, क्योंकि उस समय सरकार के पास अत्यधिक मात्रा में कोष फंड पैसा नहीं था कि वो पूरी संपूर्ण भारतीयों को शिक्षा दे सके। इसके वजह से उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को लाया था। ठीक है, अगला आपका आता है वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में आती है, वुड का डिस्पैच नीति। द डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड का डिस्पैच नीति को। ठीक है, आगे बताया गया कि इंट्रोड्यूस बाय चार्ल्स वुड इन 1854, और इसको कब लाया गया था, तो 1854 में लाया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा। एंड इट वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, और ये भारत में अगर कहे तो पहला विस्तृत प्लान था, ढांचा था भारतीय शिक्षा को विस्तृत रूप से फैलाने के लिए। इसमें जो कहा गया था आपका ग्रेड स्कूल वर एस्टैब्लिश्ड इन हायरार्की, यहाँ पे हायरार्की व्यवस्था दिया गया था वुड के डिस्पैच नीति में। कहा गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगा उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में दिया जाए, मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। जो आपका प्राइमरी क्लास यानी कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वर्नाकुलर मातृभाषा में शिक्षा दो। फिर उसके बाद हायर स्कूल और मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आप एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज दो, कुछ उनको अंग्रेजी सिखा और कुछ उनको मातृभाषा, ये दोनों को सम्मिलित रूप दो। और यदि फिर वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पहुंच जाए तो उसे पूर्ण रूप से अंग्रेजी शिक्षा दो। तो ये इस प्रकार की हायरार्की बनी हुई थी वुड के डिस्पैच नीति में, जो कि 1854 में आया था। ठीक है, करिकुलम में क्या बताया गया था, प्लेस टू ओरिएंटल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ओके, स्पेशल प्लेस टू वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस। यहाँ पे जो मुख्य स्थान दिया गया था इस शिक्षा की नीति में, वो दिया गया था आपका पश्चिमी ज्ञान को और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। लिमिटेड फ्रीडम टू रिलीजियस एजुकेशन, और धार्मिक शिक्षा का बहुत ही कम, क्या तो नाम मात्रा में स्वतंत्रता मिली हुई थी। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और इसी समय कई प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए थे। ठीक है, जो पहला आपका आता है वुड के डिस्पैच पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, वो यूनिवर्सिटी में आपका आता है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, जिसकी स्थापना 1857 में किया गया था। ठीक है, वुड के डिस्पैच में कुछ अदर एजुकेशन को लेकर के क्या था, तो वुमेन एजुकेशन, महिलाओं को शिक्षा को लेकर के यहाँ पे बात की गई थी, मुस्लिम शिक्षा की बात की गई थी, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी, और टीचर एजुकेशन की भी बात यहाँ पे किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हंटर कमीशन, जिसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन जिसकी स्थापना 1882 में होती है, या फिर कहे तो ये कमीशन 1882 में आता है। दो नाम है इनके, एक हंटर कमीशन और दूसरा इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, अपॉइंट किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, चेयरमैन उस समय थे सर विलियम हंटर। ठीक है, इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया था वो पहला था रिकमेंडेशन कि मदर टंग में भाषा या उसके होने चाहिए मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। दूसरा जो सेकेंडरी स्टेज होगी उसमें इंग्लिश को प्रमुखता दी जाए। ठीक है, एग्रीकल्चर एजुकेशन दिया जाए, साइंटिफिक एजुकेशन दिया जाए, अर्थमेटिक एंड मेजरमेंट जैसी आपका करिकुलम वहाँ पे शामिल था। ठीक है, फिर आपका आता है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि 1902 में आता है। उसमें लॉर्ड कार्जन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और चेयरपर्सन थे उस समय के इसके थॉमस रेले। थॉमस रेले के द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन लाया गया था 1902 में, इसलिए इसे कई बार रेले आयोग भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया था वो पहला था न्यू यूनिवर्सिटी शुड बी स्टैब्लिश, नई नई विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए। एफिलिएटेड कॉलेज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड सुपरवाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटीज, और जो एफिलिएटेड कॉलेज होंगे, जो कई सारे एक दूसरे से जुड़े होंगे कॉलेज, उनको सुपरवाइज यूनिवर्सिटी अच्छे तरीके से करे। प्रॉपर इक्विपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज शुड बी मेंटेन, और लाइब्रेरी में लेबोरेटरीज में जितने भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है उनको प्रॉपर रखा जाए ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो शिक्षा ग्रहण करने में। ठीक है, फिर आपका आता है उसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 रिकमेंड करता है कौन, तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन करती है।
इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे शिक्षा में सुधार को लेकर के लाया गया था ये अधिनियम। ठीक है, इसका एक ही रिकमेंडेशन था कि यूनिवर्सिटी आर गिवन द राइट ऑफ टीचिंग एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटीज को अधिकार दिया गया था शिक्षा के लिए और दूसरा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, इसमें और भी कई सारे महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी। अगला जो पॉलिसी आया था आपका, जिसका नाम था गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1930। इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया था उसमें पहला था आपका एजुकेशन फॉर वुमेन, महिलाओं को शिक्षा दिया जाए। ठीक है, स्पेशल करिकुलम ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ गर्ल्स फॉर गर्ल्स। और तीसरा था आपका नंबर ऑफ वुमेन्स टीचर्स शुड बी इंक्रीज, महिला शिक्षकों को बढ़ोतरी किया जाए यहाँ पे। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, प्राइमरी एजुकेशन, जो कि 35% बॉय रिसीव एजुकेशन। ठीक है, इसके माध्यम से कहा गया था कि कम से कम 35% बॉयज को फ्री एजुकेशन दिया जाए आपका प्राइमरी एजुकेशन वाले सेक्टर में। टू इंट्रोड्यूस कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, अब भारत में प्राथमिक शिक्षा में कंपलसरी किया गया था। ठीक है, इसको आगे यदि हम बात करें तो अगला आपका आता है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। एग्जाम में इस तरह से पूछी जाती है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1917 में किया गया था। इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया था उसमें पहला था स्कूल कोर्स इज टू बी फॉर 12 ईयर्स, स्कूल का जो कोर्स होगा वो 12 वर्षों के लिए होगा। विद्यार्थी 12 वर्षों तक स्कूलों में अध्ययन करेंगे कम से कम। आफ्टर मैट्रिकुलेशन, और जब मैट्रिकुलेट 10th पास कर लोगे, स्टूडेंट हैज टू पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, तो बच्चों को फिर एक माध्यमिक इंटरमीडिएट एजुकेशन में यानी कि जो 12th है उसमें पास करना होगा। द ड्यूरेशन ऑफ डिग्रीज कोर्स शुड बी लिमिटेड टू 3 ईयर्स, और जो ग्रेजुएशन आपका डिग्री का कोर्स है वो आपका 3 वर्ष का होगा। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन मोर इंकरेजमेंट, और जो ऑटोनोमस स्वायत्त संस्थान है, ठीक है, उन लोग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इन सारी चीज़ों में रिकमेंड करो उन लोग को ज़्यादा। ठीक है, सेंट्रलाइज रेसिडेंशियल टीचिंग शुड बी इंकरेज, और जो सेंट्रल लेवल पे जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज है उनको बढ़ावा दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन, और महिलाओं की शिक्षा के लिए एक स्पेशल बोर्ड गठित किया जाए। इस समय जो चेयरपर्सन थे, अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम था डॉक्टर माइकल ए सैडलर। इसी वजह से इसे सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कहा जाता है। मेनली टू लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, अधिकतर जो इसको ध्यान में लेकर के, मतलब कि पॉलिसी का जो निर्माण किया गया था वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी को बेसिकली करके किया गया था। अगला आता है हार्टोग कमेटी, जो कि 1929 में आती है हार्टोग कमेटी। ठीक है, इसके साथ जो रिकमेंडेशन किया गया था उसमें आपका था द टीचर्स फॉर एफिलिएटेड कॉलेज शुड बी अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड कॉलेज के जितने भी टीचर्स होंगे उसकी नियुक्ति यूनिवर्सिटीज के द्वारा की जाएगी। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर टेक्निकल एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटीज, और जितने भी टेक्निकल एजुकेशन का प्रोविजन होगा वो यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा, उनके द्वारा ही पॉलिसी वगैरह बनाई जाएंगी किस प्रकार से रेगुलेट करनी है। ठीक है, एफिलिएट कॉलेजेस की टेक्निकल एजुकेशन कैसे देनी है वो यूनिवर्सिटी इन चीज़ों का ध्यान रखेगा। द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी शुड मेड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, एडमिशन जो लिया जाएगा बच्चों का वो यूनिवर्सिटीज में वो उनके एबिलिटी, उनकी क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही लिया जाएगा। ठीक है, बच्चों का। द कमिटी इज अपॉइंटेड टू सर्वे द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, और जो बेसिकली हार्टोग कमिटी 1929 में स्थापित किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों की किस प्रकार की एजुकेशन में ग्रोथ हुआ है ब्रिटिश भारत में उसके बारे में बताना। चेयरपर्सन कौन थे, तो चेयरपर्सन थे, इसकी अध्यक्षता करते सर फिलिप हार्टोग, यही वजह है कि इसे हार्टोग कमेटी कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका आता है सप्रू कमेटी 1934 ईस्वी में। 1934 की अगर सप्रू कमेटी की बात करें तो इट इंक्वायर इनटू द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश, इसका जो मुख्य कारण था जानने का या फिर कहीं इस कमेटी को बनाने का, वो मुख्य कारण था अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाला अवध वाले एरिया के आसपास आखिर क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, बेरोजगारी व्यवस्था क्यों बढ़ गई है। रिकमेंडेशन दिया गया था कि डाइवर्सिफाई कोर्स एट द सेकेंडरी स्टेज, तो रिकमेंडेशन दिया कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट को हटानी है तो सेकेंडरी स्टेज पे जो आप एजुकेशन दे रहे हो उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी, अलग अलग प्रकार की कोर्स लागू करनी होगी। ठीक है, द इंटरमीडिएट स्टेज बी टू बी या फिर द इंटरमीडिएट स्टेज बी अबॉलिश्ड
एंड द सेकेंडरी स्टेज बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। जो इंटरमीडिएट स्टेज है उसको खत्म करो और सेकेंडरी स्टेज को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दो। द वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल शुड बी बिगिन। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द नीड्स। और जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको विद्यार्थियों के अनुकूल ही लाओ, ठीक है, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से लाया जाए। वोकेशनल एजुकेशन एडवाइजर्स काउंसिल शुड बी एस्टैब्लिश। और वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल भी स्थापित किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं द एब्डोक बोर्ड रिपोर्ट जो कि 1936 में आती है। इसमें 2 एक्सपर्ट शामिल थे, पहला ए एबोट और दूसरा एस एच वुड। ठीक है, देयर शुड बी 2 टाइप्स ऑफ स्कूल फॉर वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन के लिए 2 प्रकार के स्कूलों की यहाँ पे रिकमेंडेशन किया गया था। पहला आपका जूनियर वोकेशनल स्कूल और दूसरा आपका सीनियर। पार्ट टाइम क्लासेस भी बताया गया था, यहाँ पे रिकमेंडेशन किया गया था कि पार्ट टाइम क्लासेस शुड बी ओपन। अगर बच्चा चाहते हैं कि वो पूरे दिन क्लास नहीं करना चाहते, घंटे 2 घंटे केवल क्लास करना चाहते हैं या फिर पार्ट टाइम केवल क्लास करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से भी यहाँ पे शुरुआत किया जाए बच्चों के लिए। ठीक है, अ न्यू टाइप ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड अ पॉलिटेक्निक हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब आते हैं कैबे के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि कैबे। अगर कैबे की बात करें दोस्तों तो इम्पोर्टेंट एडवाइजरी बॉडी है सेंट्रल और स्टेट दोनों का। ठीक है, इट रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन कंट्री। ये क्या करता है, देश के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है उनको ये रिव्यू करता है। ठीक है, द आइडिया फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिटी 1917 एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1920। ये आइडिया जो कैब का आया था यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का आया था, वो किस कमेटी के द्वारा आया था, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी जो कि 1917 में स्थापित किया गया था उसके द्वारा ये आइडिया लाया गया था और इसके बाद इसकी स्थापना 1920 में कर दिया गया। फाइनेंशियल क्राइसिस द बोर्ड एबॉलिश इन 1923। पैसों की कमी की वजह से इसकी जो है समाप्ति कर दिया था 1923 में, लेकिन फिर इसका 1929 में री इस्टेब्लिशमेंट होती है आफ्टर रिपोर्ट ऑफ हार्टो कमेटी जो कि 1929 में आती है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर इसे री एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, रिवाइव होता है आपका ये पूर्ण रूप से अगर कहें तो 1935 में और कंटिन्यू हुआ था 1994 से, रिकॉन्स्टिट्यूट किया था फिर आपको जुलाई 2014 में इसे। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस एज ए एडवाइजरी काउंसिल। अब देखो यार, नई प्रकार की जो हमारी शिक्षा नीति 2020 में आई थी, उन्होंने कैब को एक एडवाइजरी काउंसिल के रूप में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगला आपका जाकिर हुसैन कमेटी। अब देखो यार, ये सब हमारे पे जाकिर हुसैन कमेटी की अगर बात करें तो इसका एक नाम आता है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो कि 1937 में आता है, इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये महात्मा गांधी से पूर्ण रूप से रिलेटेड था। अपॉइंटेड बाय ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। इसका जो नियुक्ति है वो ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था। ठीक है, चेयरपर्सन उसमें कौन थे, तो इसकी अध्यक्षता करते डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937। ठीक है, आल्सो नोन एज द नई तालीम या कहे तो बुनियादी तालीम। देखो यार, इसको जाकिर हुसैन कमेटी जो कि वर्धा स्कीम के नाम से जाना जाता है, या फिर क्या है, वर्धा स्कीम जो था वो बेसिक एजुकेशन को लेकर के जो 1937 में स्थापित किया गया था, इनके कई सारे अन्य नाम भी थे जैसे कि नाई तालीम और बुनियादी तालीम। ठीक है, इसका रिकमेंडेशन क्या था, तो यदि हम इसके रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो पहला रिकमेंडेशन था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 8 ईयर। जो बच्चे 8 वर्ष तक के हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाए और कंपल्सरी दी जाए, एकदम देना अनिवार्य है। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन उन्हें दिया जाए, उनको सपोर्ट भी दिया जाए। मदर टंग शुड बी फाउंडेशन ऑफ ऑल एजुकेशन। और किसी भी एजुकेशन का जो महत्वपूर्ण आधार होगा, जो पिलर होगा, वो मातृभाषा होना चाहिए। फ्लेक्सिबल करिकुलम होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इनके करिकुलम में, सब्जेक्ट में। फिर आपका आता है सार्जेंट कमेटी 1944 ईस्वी में। इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे उस समय, उनका नाम क्या था, तो सार्जेंट कमेटी का जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था सर जोगिंदर सिंह और जॉन सार्जेंट। 2 व्यक्ति इसके चेयरपर्सन थे, सर जोगिंदर सिंह और जॉन सार्जेंट। अपॉइंटेड किया गया था क्या थी, तो अपॉइंटेड बाय कैब के द्वारा ही इसका अपॉइंटेड किया गया था सार्जेंट कमेटी 1944 में जो स्थापित हुई थी। पोस्ट वार एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया, पोस्ट वार था यहाँ पे। ठीक है,
क्योंकि 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध होते रहता, उसी समय इसको स्थापित किया गया था कि पोस्ट वार कि एजुकेशन में किस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए भारत में द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद। एक नई प्रकार की शिक्षा नीति की बात थी यहाँ पे। रिकमेंडेशन दिया कि 3 वर्ष का डिग्री कोर्स शुरू कर दिया जाए, ठीक है, 3 ईयर डिग्री कोर्स हो। एबॉलिश द इंटरमीडिएट कोर्सेज, जो माध्यमिक कोर्सेज है उसको समाप्त किया जाए इंटरमीडिएट वाले को, ठीक है। सेटअप ट्रेनिंग एंड टेक्निकल स्कूल्स फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज, और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए ट्रेनिंग व्यवस्था शुरू की जाए, टेक्निकल स्कूल शुरू की जाए, ठीक है। सेटअप ट्रेनिंग कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन, और ट्रेनिंग कॉलेज और संस्थान खोले जाए। तो ये इसके मुख्य रिकमेंडेशन थे, ठीक है। दोस्तों पहली पड़ाव हमने समाप्त कर दिए। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी पड़ाव की ओर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण चीज सीखेंगे हायर एजुकेशन में ही, जिसमें जानेंगे हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के बाद किस प्रकार के कौन कौन से कमीशन आए। तो यदि हम आज़ादी की बात देखें कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद कौन कौन सा एजुकेशन को लेकर के महत्वपूर्ण कमेटी आई और कमीशन आई, तो सबसे पहले आपका 1948 में आया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया। फिर 1964 में कोठारी एजुकेशन कमीशन आ गया। 64 के बाद अगर बात करें 1968 में, तो इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है। 68 के बाद फिर आपका आता है 1986 ईस्वी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 86 के बाद फिर आता है 1990 में, जो कि रिव्यू करता है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 का, जिसका नाम था राममूर्ति रिव्यू कमेटी। फिर आपका आता है 1992 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका फिर रिव्यू करता है आपका, उसका नाम था जनार्दन रेड्डी कमेटी 1992 में ही, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में, और 2009 में आता है यशपाल कमेटी, और अंततः भी वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया था 2020 में, ठीक है। अब सबके ऊपर एक एक करके यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि इसका चेयरपर्सन कौन थे, तो इसकी अध्यक्षता कर देते डॉक्टर एस राधा कृष्णन, और इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। 49 में आपका ये रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं। रिकमेंडेशन क्या था यहाँ पे, देखो रिकमेंडेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड एम एट ट्रेनिंग फॉर डेमोक्रेसी, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। बताया गया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में जो पहला रिकमेंडेशन वो था कि जो विश्वविद्यालय का जो एजुकेशन सिस्टम होगा उसमें ट्रेनिंग दिया जाए लोकतंत्र को लेकर के, और किस प्रकार से हम अपने अतीत को बचा सकते हैं, अपने हेरिटेज को कैसे बचा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे एजुकेशन में शामिल किया जाए पार्ट। टीचिंग स्टाफ के बारे में बताया गया था कि प्रोफेसर अच्छे प्रकार के लाया जाए, रीडर्स होना चाहिए, लेक्चरर होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, इनका गुड क्वालिटी होनी चाहिए। 180 वर्किंग डेज थी इनकी, ठीक है। फर्स्ट कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत की आज़ादी के बाद ये पहला कमीशन था, ठीक है। स्थापना की बात करें तो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया गया था। इसके रिकमेंडेशन में, तो रिकमेंडेशन ऑफ कैब एंड इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड और कैब के रिकमेंडेशन के माध्यम से इसको क्या किया गया था, तो स्थापित किया गया था। अगला हमारे पास है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदलियार कमीशन भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था डॉक्टर एल एस मुदलियार। 1952-53 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और हिज रिकमेंडेशन, इनके अगर रिकमेंडेशन की बात करें इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया था, तो पहला एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कि सेकेंडरी एजुकेशन का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए कि उन्हें क्या क्या पढ़ाना है। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। लोकतांत्रिक नागरिकता क्या होनी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में व्यवस्था की जानी चाहिए। वोकेशनल इफिशियंसी होनी चाहिए, क्षमता बढ़ाना चाहिए वोकेशनल इंस्टीट्यूशन का, कॉलेज का। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जो भी एजुकेशन दिया जाए उसमें व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, विकास हो सके। प्रोमोट लीडरशिप, लीडरशिपता का विकास हो, बढ़ावा मिले। प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट कल्चर, और अपने जो संस्कृति है उसको संरक्षण किस प्रकार से करें, आगे किस प्रकार से इसको लेकर के हम लोग चले, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था। और भी कई सारे रिकमेंडेशन थे, जैसे कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाया गया था इनके माध्यम से, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स, फ्लेक्सिबल करिकुलम, मल्टीपर्पज स्कूल, प्री सर्विस एंड इन सर्विस कोर्सेज, प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, गाइडेंस एंड कंसल्टिंग इन स्कूल, इंटरनल टेस्ट एंड कम्युनिटिव रिकॉर्ड्स। ये महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थे इसके।
अगला आता है इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसे कोठारी कमीशन कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1964 में किया जाता है। 66 तक ये अपना रिपोर्ट सबमिट कर देता है। अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर एस कोठारी। ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन कवर द इंटायर लेवल ऑफ एजुकेशन, इन्होंने पूर्ण रूप से अगर कहें तो शिक्षा को कवर कर लिया था। शिक्षक के हर यानी कि शिक्षण व्यवस्था के हर एक क्षेत्र को यहाँ पे कवर किया था इन्होंने। लक्ष्य जो निर्धारित किया था एजुकेशन का, वो पहला था एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी। जो भी शिक्षा दिया जाए उससे बच्चों का व्यक्तित्व का निर्माण हो, प्रोडक्टिविटी हो, उनसे कुछ नया मिले उनको। नेशनल इंटीग्रेशन हो, मॉडर्नाइजेशन किया जाए शिक्षा में, आधुनिकता लाया जाए शिक्षा में। कल्टीवेशन ऑफ वैल्यू, जो भी बच्चे पढ़े उनका महत्व निकल कर के आए, आउटपुट अच्छा निकल के आए। ठीक है। रिकमेंडेशन दिया गया था 10+2+3 का, 10वीं फिर 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट और फिर ग्रेजुएशन, इसकी पैटर्न की व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस, नेबरहुड कंसेप्ट ऑफ स्कूल, बुक बैंक्स, स्कॉलरशिप की व्यवस्था की भी यहाँ पे बात की गई थी। रिकमेंडेशन कि जो बच्चे एजुकेशन में अपनी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं पैसों की वजह से, उसके लिए स्कॉलरशिप लाया जाए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पे भी रिकमेंड किया गया था। इंडियन एजुकेशन सर्विस की बात की गई थी। स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात की गई थी। को करिकुलम एक्टिविटीज, कंटिन्यूअस एवेल्युएशन, लगातार आपका जो है बच्चों का मूल्यांकन करना जरूरी है। ठीक है, कहाँ तक उनका विकास हुआ है मानव मस्तिष्क का। रेसिडेंशियल फैसिलिटीज, ठीक है। बैकवर्ड क्लास एजुकेशन, मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, नैतिक व धार्मिक शिक्षा भी दिया जाए। कॉमन स्कूल्स एंड कोरस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी लाई जाए बच्चों के लिए। सबसे पहले जो पॉलिसी लाया गया था न्यू एजुकेशन को लेकर के, एक नई शिक्षा नीति को लेकर के, वो पहला था आपका 1968। 1968 में पहली बार लाया गया था ये व्यवस्था, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रकार की शिक्षा नीति। फिर 1986 में लाया गया, फिर 1992 में लाया गया, और फिर उसके बाद 1920 में वर्तमान में जो लागू की गई है उसको लाया गया। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1968 में स्थापित किया गया था, उसमें क्या कहा गया था, तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ IEC 1964, इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इक्वलाइज जो भी बच्चों में दिया जाए, शिक्षा में समानता हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी में उनको समानता मिले। कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए बच्चों को, 14 वर्ष की उम्र के बच्चों तक को, यानी कि 14 वर्ष से कम और 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसको कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में था, उसमें प्रोविजन लाया गया था। ठीक है। फिर आपका आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 का। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट। देखो यहाँ पे क्वालिटी को एक्सेस करने के लिए, बच्चों में अच्छी गुणवत्ता विकसित हो सके, इसके लिए हर एक राज्यों में एक राज्य परिषद की गठन करने की बात की गई थी हायर एजुकेशन को लेकर के। और यहाँ पे कॉमन एजुकेशन की जो बात किया गया था वो था 10+2+3, यानी कि 10th भी अच्छे तरीके से हो, असेसमेंट वगैरह भी उसमें हो। फिर जो 12th करते हो आप इंटरमीडिएट, वो भी अच्छे तरीके से, और फिर ग्रेजुएशन भी अच्छे तरीके से हो। ठीक है। 1986 के बारे में बात करें तो नेशनल सिस्टम फॉर एजुकेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था यहाँ पे। ठीक है। नवोदय विद्यालय के बारे में यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई थी। दे लिंक की डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स, और जो भी एजुकेशन दिया जाए वो किससे जुड़ा हो, आपका वो डिग्री जो जुड़ा हो आपका जॉब से जुड़ा हो, ताकि बच्चा का प्लेसमेंट हो सके, बच्चा बेरोजगार ना बैठे। डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो, नेशनल टेस्टिंग सर्विस है। ठीक है। NTS की बात यहाँ पे की गई थी। राइजिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड वोकेशनल एजुकेशन की भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था। फिर 1992 में आता है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कॉमन इंटरेस्ट एग्जामिनेशन फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था उन्होंने कहा था कि एक कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम लिया जाए टेक्निकल प्रोग्राम के लिए और प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड चाइल्ड सेंटर एंड एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग। बच्चों को केंद्र में रख करके शिक्षा दिया जाए। बच्चों का एक इन्वायरमेंट जो क्रिएट है पहले से, उसको उसी के इन्वायरमेंट से उसको एग्जाम्पल दिया जाए, ताकि बच्चा अपने मातृभाषा में अच्छे तरीके से चीजों को समझ सके। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCTE। ठीक है। रिकमेंडेड इंक्रीजेज इंडिविजुअली कॉम्पिटेंसी एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी। ओके। इसी के माध्यम से फिर लास्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता है आपका 2020 में आपका। ठीक है। ये आपका आता है TS सुब्रमण्यम कमेटी 2017 में जो स्थापित किया गया था उसके रिकमेंडेशन से, और इसकी ड्राफ्ट जो तैयार करते हैं वो के कस्तूररंजन कमेटी जो कि 2019 में आते हैं उनके माध्यम से। इन दोनों को मिला करके एक नया पैकेज लाया गया था जिसको हम बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है।
टीआईएस आर सुब्रमण्यम कमेटी जो कि 2017 में स्थापित किया था, अगर इसकी बात करें तो द कमेटी वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017। भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। इट रिव्यू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन 1986। इसका कार्य था जो 1986 का हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या फिर क्या नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन हमारे पास है, उसका रिव्यू करना था। एंड द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो 2009 का जो आपके पास जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जो कि 2009 का एक्ट पास हुआ था, उसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, रिकमेंड किया गया था कि इनको भी आप एक बार चेक करके बताएं, रिव्यू करके। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2019। और फिर अंततः ये इस कमेटी जो थी वो 2019 में अपना रिपोर्ट को सबमिट करती है। एंड द रिपोर्ट मेड मेनी रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और ये जो कमेटी थी वो कई सारे रिकमेंडेशन दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दिया था। यदि आपको जानना हो तो सुब्रमण्यम कमेटी 2017 को सर्च करना गूगल पे, वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर आपका आता है के कस्तूरी रंजन कमेटी, जो कि 2019 में आया था आपका ये। ठीक है, कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज कंस्टिट्यूटेड एट द जून 2017 अंडर द चेयरपर्सन ऑफ द इमिनेंट ऑफ द साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट कैसे होगी, इसको तैयार करने के लिए जून 2017 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पे हमें बताया जाता है कि द कमिटी वाज सबमिटेड द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। और ये अपने ड्राफ्ट को 2019 में सबमिट किए टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑन 31 मई 2019। ये अपना रिपोर्ट या कहे ड्राफ्ट किसको दिए थे, तो ड्राफ्ट सबमिट किए थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर को। According to the National Education Policy 2020, gross enrollment ratio in higher education to be raised by 2035 50%। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में स्थापित किया गया है, उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि 2035 तक जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 50% तक बढ़ करके हो जाना चाहिए। In new education policy 2020, the teachers will be able to teach lesson in the mother tongue or regional language up to last grade 5। 5वीं क्लास तक के बच्चा को उनके मातृभाषा में, उसके क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने के लिए बच्चों को शिक्षकों के द्वारा सहयोग दिए जाने की बात किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 3 दोस्तों, हम लोग ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग के बारे में। ठीक है, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर इन ऑल इट्स एस्पेक्ट इज कॉल्ड इंडोलॉजी स्टडीज। ओरिएंटल लर्निंग में क्या कहा जाता है कि जो भारतीय संस्कृति है, ये जो आपको उसको हर एस्पेक्ट में अध्ययन करते हो, तो वो उससे आपको क्या कहा जाएगा, इंडोलॉजी स्टडीज कहा जाएगा उसमें। ठीक है, इसमें बताया था कि टेम्पल वर आल्सो द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टूक द इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ द नॉलेज। यहाँ पे मंदिरों भी क्या होती हैं, मुख्य केंद्र होते हैं आपका अध्ययन के। कहाँ की बात करें और कब की बात कर रही है, हमारी एंशियंट एजुकेशन सिस्टम की पहले की बात कर रही है। A student went to Bihar and university for higher knowledge. Further, they started to preserve the ancient knowledge and education system informing culture। तो ये चीज जो हम देखते हैं यहाँ पे ओरिएंटल लर्निंग, वो कब की बात है, तो ये प्राचीन भारत की बात है। प्राचीन भारत में हम लोग ओरिएंटल लर्निंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि टीचर सेंटर में होता है। शिक्षक के द्वारा सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं, गुरुकुल पद्धतियाँ होती है। ठीक है, जहाँ पे वनों में, जंगलों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने की बात की जाती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें इसमें, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि द एजुकेशन सिस्टम वाज इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। शुरुआती दौर में ही हम लोग देखे थे, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है। एजुकेशन इम्पार्टेड थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म, कैंपस, पाठशाला एंड गुरुकुल। और यहाँ पे जो एजुकेशन दिया जाता है आपको, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के रूप में दी जाती है, जैसे कि आपको कई सारे मंदिरों में भी मिलती है, यहाँ पे पाठशालाओं में, गुरुकुल में भी मिलती है। मेथड ऑफ टीचिंग ओरल एंड स्टूडेंट्स यूज टू लर्न टॉट लेसन बाय मेडिटेशन। अब यहाँ पे जो टीचिंग का जो प्रोफेशन था वो ओरल था, मौखिक था, और मेडिटेशन भी इसमें शामिल था। ठीक है, एक आपका कन्वेंशनल लर्निंग। कन्वेंशनल लर्निंग की बात करें तो इसे ट्रेडिशनल लर्निंग भी कहा जाता है। इसमें एक क्लासरूम सेटअप होता है, जहाँ पे विद्यार्थी बैठते हैं क्लासरूम में और शिक्षक के द्वारा वहाँ पे अध्ययन कराई जाती है। इंस्ट्रक्टर इनिशिएट डिस्कशन, यानी कि जो शिक्षक होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो डिस्कशन करते हैं इन द क्लासरूम एंड द फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन नोविंग कंटेंट इन टेक्स्ट बुक एंड नोट्स। तो जो आपका ये जो होती है ना कन्वेंशनल लर्निंग, वो बेसिकली आज की वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, जो कि क्लासरूम में दी जाती है आपको बुक्स नोट्स से,
वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, कन्वेंशनल लर्निंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके कुछ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो पहली बात की फिक्स टाइम होता है इसका, बच्चे इतना बजे से इतना बजे तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिक्स टाइम इन कैंपस। टीचर स्टूडेंट सेंटर होता है यहाँ पे, बच्चा और विद्यार्थी दोनों यहाँ पे क्या होती हैं, एक सेंटर में होते हैं। जरूरत पड़े तो कई बार विद्यार्थी टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, और कई बार जो विद्यार्थी के साथ साथ टीचर भी जो विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं। लर्निंग थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो ध्यानपूर्वक सुनने की वजह से, क्योंकि टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे सुन रहे होते हैं और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, फिक्स करिकुलम होता है कि बच्चों आज ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसको फिर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक फिक्स करिकुलम होती है। असेसमेंट थ्रू ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल वे में असेसमेंट भी, एक मूल्यांकन भी की जाती है उनकी। अटेंडेंस इज मैंडेटरी, और बच्चों का वहाँ पे अटेंडेंस भी लिया जाता है कि कौन सा बच्चा आज आया, कौन सा बच्चा एब्सेंट रहा। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग क्या होती है, यदि हम बात करें नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं नॉलेज को एकत्रित करने के लिए। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए तो नो फिक्स टाइम एंड करिकुलम, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता, कोई भी करिकुलम नहीं होती है फिक्स। ठीक है, लर्नर सेंटर होता है यहाँ पे, बच्चा ही मुख्य भूमिका निभाता है यहाँ पे। कंटिन्यूअस लर्निंग चलती है इसमें आपकी। फोकस ऑन क्वालिटी, और यहाँ पे किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो गुणवत्ता के ऊपर, और लिंक टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेरेंशियल एक्सपेरेंशियल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है ये। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ जाती है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर, किस वर्ष में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका सही जवाब निकल करके आएगा 1985। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि फ्लोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो आप इसके सही जवाब दे पाओगे। आपके पास चार ऑप्शन है। इट इज ए टीचर ओरिएंटेड, इट इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज लिंक टू एम्प्लॉयमेंट, एंड इट इज इन कैंपस। चूज द करेक्ट आंसर, बताना आपको सही जवाब क्या होगा इसका। सही जवाब होगा आपका बी सी डी ओनली। कौन कौन सा, बी सी और डी। इट इज ए इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, इट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव, एंड इट इज ए लिंक टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक pertains to non-conventional learnings, on campus educational, fixed time, teacher centric, requirement of the regular attendance, और नॉन फिक्स करिकुलम। इसका सही जवाब होगा नॉन फिक्स करिकुलम। ठीक है, अब दोस्तों पार्ट 4 जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सबके लिए, आप सबसे रिक्वेस्ट होगा ये भी जरूर देख लेना, क्योंकि यार एग्जाम में हमें हायर एजुकेशन के बारे में हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1934 में किया गया था। सेट स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में जितने भी मेडिकल एजुकेशन है, तो मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या करती है, एक स्टैंडर्ड फिक्स करती है। एग्जाम करवाती है नीट का, एम्स का, जिम्पर का। ठीक है, एडमिशन टू मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज के लिए। रेगुलेट्स मेडिकल प्रैक्टिस इन इंडिया एंड इशू लाइसेंसेज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, लाइसेंस भी इशू करती है। ठीक है, अगला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। ठीक है, एक रेगुलेटरी बॉडी है आपका लीगल एजुकेशन के लिए। ठीक है, ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें शामिल है आपका सीलेट, AIBE, एंड स्टेट लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ताकि आप लॉ कोर्सेज को एडमिशन में शामिल कर सको अपना। एनरोलमेंट एडवोकेट्स एंड रेगुलर इनरोलमेंट एडवोकेट्स एंड रेगुलेट्स देयर प्रैक्टिस। मेंटेन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड भी मेंटेन करके रखती है। ठीक है, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इंटीक्वाइट। अगला आपका है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE, इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। ये जो है रेगुलेट्स करती है टीचर्स एजुकेशन को भारत में। इसके द्वारा कई सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि CTET, TET, इन स्टेट लेवल के भी कई सारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, उसको भी कंडक्ट करवाई जाती है। कोर्सेज कौन कौन से शामिल होती हैं, तो डेवलप्स एंड मेंटेन द करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन कोर्सेज, टीचर को एजुकेट करने के लिए। प्रोवाइड्स काउंटिंग प्रोफेशनल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट टू टीचर्स। अगला है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, इसकी स्थापना भारत की आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश युग में किया गया था 1945। ठीक है, ये एक स्टेचुरी बॉडी है। इट इज नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये राष्ट्रीय स्तर की एक टेक्निकल
एजुकेशनल सेंटर कहे तो आपका एक बॉडी है ये, ठीक है। अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, किसके अंतर्गत आता है ये? हायर एजुकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन नवंबर 1945, इसकी स्थापना नवंबर 1945 में किया गया था एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में, ठीक है। लेटर इन 1986, 1987 में ऑल इंडिया फॉर टेक्निकल एजुकेशन वाज गिवन स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेटस बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया इसको। स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पारित अधिनियम के तहत इनको मान्यता प्राप्त होना। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडियन टेक्निकल एजुकेशन मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। ये किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है? तो ये ध्यान देता है कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम और मैनेजमेंट सिस्टम एक अच्छे तरीके से काम कर सके। इसका जो हेडक्वार्टर है, देखा गया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो आपका न्यू हेडक्वार्टर बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और रीजनल भी हेडक्वार्टर कई सारे हैं, जैसे कानपुर में हो गया, चंडीगढ़, गुरुग्राम, गुरुग्राम के अलावा फिर मुंबई, भोपाल, वडोदरा, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में। अगला है द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR, इसकी स्थापना 1972 में किया गया था। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्थान है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है हिस्टोरियंस को, स्कॉलर्स को, किसके माध्यम से? तो ग्रांट्स के माध्यम से, फेलोशिप के माध्यम से, ठीक है। इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और कई सारे रीजनल हेडक्वार्टर भी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र पुणे में, बेंगलुरु में यानी कर्नाटक में, गुवाहाटी यानी कि असम में। इट्स फर्स्ट चेयरमैन वाज द हिस्टोरियन राम शरण शर्मा, और इसका जो पहला अध्यक्ष था उनका नाम था राम शरण शर्मा, ठीक है, जो कि हिस्टोरियन था। ICHR इज फंडेड बाय ग्रांट्स इन एड रिसीव फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसको कौन फंड करता है? तो हायर एजुकेशन फंड करता है, डिपार्टमेंट जो हमारी बनी हुई है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, वो इसको फंड करती है। उसके बाद ये फंड करती है यानी ग्रांट्स के रूप में, फेलोशिप के रूप में, किसको? तो हिस्टोरियन और स्कॉलर्स को, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इट आल्सो रिसीव फंड फ्रॉम द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, और कई सारे अलग अलग राज्यों की सरकारों के द्वारा भी इसको फंड मिलती है, और भारत सरकार के द्वारा भी मिलती है, ठीक है। अगला है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ना। अगला है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है? तो ये भी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। और इसकी स्थापना जो एक अपेक्स लेवल की बॉडी के रूप में किया गया था, ठीक है, अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। द काउंसिल फॉर्मली बिकेम एक्टिव इन जुलाई 1981, और ये पूर्ण रूप से जो आया आपका एग्जिस्टेंस में, वो आपका 1981 में आया, विद प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय एज द फर्स्ट चेयरपर्सन। और इसका पहला अध्यक्षता कौन संभाल रहे थे? तो DP चट्टोपाध्याय। इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। काउंसिल्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास किया गया था, ठीक है, एक्ट ऑफ 1972, आर्किटेक्ट एक्ट, ठीक है। आगे यहाँ पे बात किया गया है कि ये जो एग्जिस्टेंस में आया फोर्स में, वो 1 सितंबर 1972 में आया, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे इसके बारे में और भी चीज़ें, तो अगला हमारे पास आता है अब UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा UGC एक्ट 1956 के माध्यम से किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इट इज चार्ज विद द कोऑर्डिनेशन, मेंटेनेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड। ये हायर एजुकेशन को लेकर के हर तरीके से शामिल है, चाहे उसके मेंटेनेंस करने की बात हो, कोऑर्डिनेशन करने की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो। द हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इट और इसके कई सारे 6 रीजनल, 6 क्षेत्रीय अगर कहें तो हेडक्वार्टर है, जैसे कि पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। A proposal to be replaced to replace it with another new regulatory body is called HECEI.
अब देखो और यूजीसी का रिप्लेसमेंट हो रहा है एचईसीआई से अंडर कंसिडरेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के नेतृत्व में। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया, और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ, हिस्ट्री का वो सारे कंटेंट मैं लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को प्लेटफॉर्म पर रिकमेंड करो। जितने मुझे आप प्रमोट करोगे मैं आप सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के आऊँगा।